नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत और कुकर्म का मामला लगातार नए नए मोड़ पर पहुंच रहा है। इस घटना ने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है और जब जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की तह तक जाने में जुटी हुई हैं, तो शुरुआती जांच के बाद से ही इस केस को बेहद संवेदनशील और गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। अब इस मामले में FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब के आधिकारिक सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी ने जांच को और तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक छात्र के कपड़ों पर पाए गए स्पर्म का संबंध 18 से 21 वर्ष के उम्र के युवक से बताया जा रहा है। ये सुराग बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे जांच का दायरा अब सीमित होता जा रहा है और संदिग्धों की पहचान में तेजी आने की संभावना है। इसी इनपुट के बाद SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 18 से 21 वर्ष के उम्र के उन युवकों की तलाश तेज कर दी है जो मृतिका के करीब थे और किसी भी तरह से हॉस्टल से जुड़े हुए थे। जांच के दौरान SIT ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बिल्डिंग मालिक मनीष रंजन के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। गुरुवार को पटना और जहानाबाद में तलाशी अभियान चलाया गया, जहां से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मनीष रंजन अपने परिवार के साथ हॉस्टल की टॉप फ्लोर पर रहता था। रेड के दौरान परिजनों से भी पूछताछ की गई ताकि हॉस्टल से जुड़े हर पहलू की सच्चाई सामने लाई जा सके। आरोपी कौन है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे मामले से जुड़े हर बड़े अपडेट और अंदर की पूरी सच्चाई के बारे में। जहानाबाद कनेक्शन आया सामने। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और कुकर्म के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले सच सामने आते जा रहे हैं। इस केस ने अब सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। SIT की टीम लगातार हर उस कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है जिससे मामले की असली सच्चाई सामने आ सके। अब जांच में एक ऐसा अहम पॉइंट सामने आया है जिसने पूरे केस को और ज्यादा गंभीर बना दिया है और संदिग्ध बना दिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक 5 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बिल्डिंग मालिक यानी मनीष रंजन जहानाबाद से पटना आया था। इसी दिन नीट छात्रा भी जहानाबाद से पटना पहुंची थी। दोनों का एक ही दिन एक ही जिले से पटना आना महज संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? इस एंगल से अब SIT ने जांच तेज कर दी है। खास बात यह है कि मनीष रंजन और मृतिका दोनों ही जहानाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ऐसे में SIT को शक है कि इनके बीच कोई कनेक्शन पहले से ही मौजूद हो सकता है या फिर किसी तरह की जान पहचान इस पूरे मामले में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसी कड़ी में जांच को आगे बढ़ाते हुए SIT की टीम बुधवार को जहानाबाद जिले के मखदूमपुर थाना क्षेत्र के खरका गांव पहुंची। ये गांव हॉस्टल मालिक मनीष रंजन का पैतृक गांव बताया जा रहा है। टीम ने गांव पहुंचते ही मनीष रंजन के घर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर तलाशी अभियान शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक SIT की टीम ने घर के सभी कमरों की बारीकी से जांच की और उस जांच में चीजों को खंगाला, जिससे केस कई और महत्वपूर्ण सुराग मिले। बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान पुलिस को कई ऐसे दस्तावेज और सामग्री मिली जिन्हें जब्त कर लिया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि जब्त किए गए दस्तावेज किस प्रकार के हैं और उनका संबंध सीधे तौर पर इस केस से कैसे जुड़ता है, लेकिन जांच की टीम इसे बेहद अहम मान रही है। SIT को उम्मीद है कि इन दस्तावेजों के जरिए मनीष रंजन की गतिविधियां, उसके संपर्कों और हॉस्टल से जुड़े कई छिपे पहलुओं का खुलासा हो सकता है। इस छापेमारी का ऑपरेशन करीब 4 घंटे तक चला। इस दौरान पुलिस ने सिर्फ घर की तलाशी ही नहीं ली बल्कि मनीष रंजन के परिजनों से भी गहन पूछताछ की। टीम ने ये जानने की कोशिश की कि 5 जनवरी को मनीष रंजन किस समय पटना के लिए निकला था और वह किन किन लोगों के संपर्क में था, उसने पटना में किन जगहों पर समय बिताया और उसके पास क्या क्या जानकारी है। इसके साथ ही SIT ने गांव के पड़ोसियों से भी पूछताछ की
ताकि मनीष रंजन का बैकग्राउंड, उसके व्यवहार और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। सवालों का जवाब तलाश रही एसआईटी। गांव में छापेमारी की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग भी बड़े संख्या में इकट्ठा हो गए और हर कोई यही जानने को उत्सुक नजर आया कि आखिर मामला क्या है और एसआईटी की टीम इतनी बड़ी कार्यवाही क्यों कर रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी ताकि तलाशी अभियान के दौरान कोई बाधा ना आए और टीम को पूरा सहयोग मिल सके। एसआईटी की जांच अब इस बात पर भी केंद्रित है कि 5 जनवरी को मनीष रंजन और छात्रा दोनों एक ही दिन पटना आना क्या किसी प्लानिंग का हिस्सा था? क्या छात्रा को किसी बहाने से पटना बुलाया गया था? क्या वो किसी से मिलने आई थी या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये मामला इतना बड़ा बन गया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी लगातार सबूतों को जोड़ रही है और हर संभावित लिंक की जांच कर रही है। अब इस केस में हर नई जानकारी जांच को और गहराई दे रही है। एसआईटी के लिए ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि क्या इस पूरे मामले की जड़ जहानाबाद से तो नहीं जुड़ी? क्या हॉस्टल मालिक के पुराने कनेक्शन और उसके संपर्क इस केस की बड़ी वजह बन सकते हैं? और क्या गांव में मिली सामग्री से कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? एफएसएल की रिपोर्ट के बाद जांच तेज। मंगलवार शाम बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार इस केस को गंभीरता से ले रही है और हर पहलू की जांच कराई जा रही है, लेकिन उनके इस आश्वासन के बावजूद पीड़िता के घर में गुस्सा और दुख दोनों ही साफ दिखाई दे रहा है। परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ वादे नहीं बल्कि ठोस कार्यवाही चाहिए। पीड़िता के पिता का आरोप है कि एसआईटी सही दिशा में जांच नहीं कर रही है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने साफ कहा है कि गर्ल्स हॉस्टल का संचालक, अस्पताल का प्रबंधन और स्थानीय पुलिस तीनों की भूमिका संदिग्ध है। पिता का दर्द छलक पड़ा जब उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उनके इस बयान के बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है और अब वो किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते हैं। पीड़िता की मां ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस रात के समय करीब 12 से 1 बजे के बीच ब्लड सैंपल लेने घर पहुंच रही है, जिससे परिवार और रिश्तेदार डर और दबाव में आ रहे हैं। मां का आरोप है कि परिजनों और रिश्तेदारों को धमकाया जा रहा है और लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने रोते हुए कहा कि पुलिस अपनी तरफ से कोई कहानी बनाने की कोशिश कर रही है ताकि केस को किसी दूसरी दिशा में मोड़ा जा सके। मां का कहना है कि डिप्टी सीएम के मिलने और भरोसा देने के बावजूद उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, हम किसी भी आश्वासन पर विश्वास नहीं करेंगे। परिवार का साफ कहना है कि वो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सही और तेज कार्यवाही चाहते हैं। इधर एसआईटी की जांच भी लगातार आगे बढ़ रही है। टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है और नए सुराग जुटाने की कोशिश में लगी है। बताया जा रहा है कि परिजनों के ब्लड सैंपल भी लिए गए हैं ताकि जांच में कोई भी कमी ना रह जाए। वहीं एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद जांच अब और ज्यादा केंद्रित हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब संदिग्धों की पहचान और उनकी भूमिका को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। इस केस में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कई नेता और सामाजिक संगठन पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। लगातार बढ़ते दबाव के बीच सरकार और पुलिस पर भी कार्यवाही तेज करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पुलिस अब मनीष रंजन को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि रिमांड मिलने के बाद उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी ताकि इस केस की पूरी सच्चाई सामने आ सके। लेकिन परिवार शुरुआत से ही इस बात पर सवाल उठा रहा है कि मनीष रंजन को गिरफ्तार कर सीधे जेल क्यों भेज दिया गया। उनका कहना है कि अगर आरोपी को रिमांड पर लेकर पहले ही पूछताछ की जाती तो कई अहम बातें सामने आ सकती थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि मनीष रंजन पर सेक्स रैकेट चलाने जैसे गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में परिवार का मानना है कि जांच में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए
और हर पहलू को गंभीरता से देखना चाहिए। अब इस पूरे मामले में सबकी नजरें एसआईटी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। सवाल कई हैं और जवाब अभी बाकी है। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, चाहता है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। अब देखना यह होगा कि रिमांड और पूछताछ के बाद क्या बड़े खुलासे होते हैं, जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या सच में दोषियों तक पहुंचकर उन्हें सजा दिलाई जा सकेगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।